आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं जब मुझे कोई कंसल्टेशन चाहिए तभी मैं यहाँ आ सकता हूँ? सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ की प्यारी आवाज ने अनन्या को उस गर्मी बाहर निकालने की बात को याद दिला दिया, इसलिए अनन्या ने नर्वस होकर जवाब दिया, वो मैंने अपना आज का काम खत्म कर लिया है। अनन्या के ऐसे एक्सप्रेशन देखते हुए सिद्धार्थ समझ गया कि अनन्या ने उसे गलत समझा है। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराते हुए अनन्या के पास गया और उसके सिर पर बालों को बिखेरते हुए बोला, लिटिल साइको। अनन्या उसे देखती रही। वो फिर से उसे इस नाम से क्यों बुला रहा था? अब ये बहुत हो चुका। अनन्या ने सिद्धार्थ का हाथ हटाते हुए कहा, तुम मुझे फिर से ये क्यों बुला रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इस नाम से बुलाने के लिए मना नहीं किया था? ये ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई नाम नहीं है? अनन्या ने वॉर्न करते हुए कहा। सिद्धार्थ को देखने के बाद अनन्या ने अपना हैंडबैग उठाया, उसे अपने कंधे पर लटकाया और चल दी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और सब्जेक्ट चेंज करते हुए बोला, मेरे आने से पहले तुमने कोई पेशेंट देखा था? अनन्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, वो एक बूढ़े अंकल थे। क्या तुमने उन्हें देखा था जब तुम अंदर आए? उन्हें क्या बीमारी थी? क्या ये सीरियस थी? सिद्धार्थ ने पूछा। ये बस एक थोड़ी सी सीरियस बीमारी है, ज्यादातर लोग इसे बीमारी नहीं मानते। वो बूढ़े अंकल लंबे टाइम से इंसोम्निया से पीड़ित हैं और मुझे लगता है उनका अजीब बर्ताव उनकी हेल्थ और ज्यादा ना खराब कर दे। अनन्या ने समझाया। अजीब बर्ताव? सिद्धार्थ ने हैरानी से रिएक्ट किया। हाँ, ये सच है। वो मुझे यहाँ दिखाने आए थे, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि वो बीमार नहीं है, और जब मैंने उन्हें चेक किया तो उनके साथ वाला आदमी मुझ पर ही गुस्सा हो गया। लास्ट में वो अचानक हंसे और चले गए। उनके साथ वाले आदमी ने मेरा प्रिस्क्रिप्शन तो ले लिया, मगर दवाई नहीं ली। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरे स्किल्स पर भरोसा था। इन सबसे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरा प्रिस्क्रिप्शन दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए लिया था। अनन्या और सिद्धार्थ ने बात करते करते क्लिनिक को लॉक किया और घर जाने के लिए साथ साथ चलने लगे। लास्ट टाइम जब सिद्धार्थ यहाँ आया था तो वो कार से आया था और ज्यादा टाइम अंदर ही बैठा था। इस बार सिद्धार्थ ने जानबूझकर टैक्सी लेने का सोचा और अनन्या के साथ पैदल जाना डिसाइड किया। अनन्या यही हवा सड़क पर खेलते हुए बड़ी हुई थी, इसलिए बहुत सारे स्टोर ओनर उसे जानते थे। बाकी दिन वो सब उसे स्माइल करते थे और वो उन्हें ग्रीट कर दिया करती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। अनन्या अकेले नहीं थी, सिद्धार्थ उसके साथ था। जब सभी ने देखा कि अनन्या एक हैंडसम आदमी के साथ घर जा रही थी तो सभी की नजरें उसे देखने लगीं। हर किसी ने अनन्या को बोलकर ग्रीट किया, लेकिन उनकी नजरें सिद्धार्थ पर थीं और सब जानने के लिए बेचैन थे। कुछ ने तो पूछ ही लिया था, अनन्या क्या तुमने आज का काम खत्म कर लिया और तुम घर जा रही हो? अनन्या क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एक टैलेंटेड आदमी और एक सुंदर औरत, क्या परफेक्ट जोड़ी है। हाँ, ये सही है, ये बहुत हैंडसम आदमी है। अगर तुम दोनों शादी करते हो तो हमें बुलाना मत भूलना। हवा सड़क एक बड़ी सड़क थी, लेकिन पहली बार लाइफ में अनन्या को ये सड़क बहुत नैरो लग रही थी। जैसे ही वो अपने पड़ोसियों को देखती, वो कुछ न बोल सकी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म दिख रही थी। धीरे से अनन्या ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम आज कार क्यों नहीं लाए? मेरी कार रिपेयर होने गई है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। तभी अनन्या को याद आया कि कल सिद्धार्थ की जीप ने रितिका की कार को टक्कर मारी थी। तो अनन्या ने तुरंत पूछा, क्या रितिका की कार को टक्कर मारते हुए तुम्हारी कार भी डैमेज हो गई थी? मैंने कहा था ना कि तुम अपने दुश्मन को हर्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो। तुम हमेशा इतने स्मार्ट इंसान भी नहीं हो। तुमने वो सब हरकतें क्यों की? सिद्धार्थ ने अनन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरी कार बस रेगुलर मेंटेनेंस के लिए गई है। एक डरे हुए जानवर की तरह अनन्या ने कुछ कदम पीछे ले लिए और कहा, इस तरह मुझे टच मत करो, अगर लोग देखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। सिद्धार्थ ने पलटकर अपने आसपास देखा। वो अभी एक पुरानी चाय की शॉप के पास से गुजरे थे तो उस शॉप का बूढ़ा और फ्रेंडली शॉपकीपर उनके पास आया और स्माइल करने लगा। अनन्या ने अपनी शर्म को छुपाते हुए उनको हाथ हिलाकर ग्रीट किया। तभी सिद्धार्थ ने अपने हाथों को पॉकेट में डालते हुए पूछा, क्या तुम सच में इन लोगों के क्लोज हो? मैं यहीं बड़ी हुई हूँ, हालांकि यहाँ की कुछ शॉप्स अब किराए पर दे दी गई हैं। कुछ सालों पहले यहाँ ऐसा एक भी बंदा नहीं था जो मुझे नहीं जानता था। अनन्या ने बोलते हुए नूडल शॉप की तरफ इशारा किया और कहा, ये दामिनी आंटी की नूडल शॉप है। वो जयपुर शहर की बेस्ट नूडल बेचती हैं। तब तो तुम्हें मुझे भी वो नूडल्स खिलाने ले चलना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। अभी नहीं, अनन्या ने जवाब दिया। सारे पड़ोसी वैसे ही अनन्या और सिद्धार्थ को देख रहे थे, उनके बारे में गॉसिप कर रहे थे। अगर अनन्या सिद्धार्थ के साथ दामिनी आंटी की शॉप में जाती तो ये थोड़ा अजीब होगा ना। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर किया और शॉप की तरफ चलने लगा। वो शॉप छोटी और सिंपल थी, लेकिन साफ और मैनेज थी। उसके अंदर जाने का रास्ता एक साइड से था और एक साइड किचन था, जहाँ वो आंटी नूडल्स बनाया करती थी। जैसे ही शॉप की ओनर दामिनी आंटी ने अनन्या को देखा, उन्होंने तुरंत स्माइल की और कहा, अनन्या तुम यहाँ, बताओ आज क्या खाओगी? लेकिन बाकी पड़ोसियों की तरह ही उनकी नजर भी सिद्धार्थ पर थी। वो दिखने में हैंडसम और चार्मिंग था, इसलिए आंटी उसे देखे जा रही थी। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाकर उन्हें ग्रीट किया। इस बीच अनन्या को भी शर्म आ रही थी और वो आंटी को ग्रीट करने के बाद बोली, आंटी 2 प्लेट नूडल्स। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बैठो बैठो, ये जल्दी बन जाएगी, दामिनी आंटी ने कहते हुए अजीब सी स्माइल दी और खुद से नूडल्स बनाने वो सीधा किचन में चली गईं। थोड़ी सी देर बाद गर्मा गर्म नूडल्स उनके टेबल पर आ गई। देखने में ही नूडल्स बहुत अच्छी लग रही थी। उसका कलर बहुत अच्छा था और उसकी खुशबू मुंह में पानी ला रही थी और भूख बढ़ा रही थी। अनन्या ने बिना इंतजार किए फोर्क उठाया और नूडल्स खाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, तुम फिर से स्पाइसी खाना खा रही हो? मुझे हॉस्पिटल से आए 1 महीना हो गया है और थोड़ा सा खाने में कुछ गलत नहीं है, अनन्या ने कहा। नहीं, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो,
सिद्धार्थ उसे खाने नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अनन्या की प्लेट भी अपनी साइड कर ली और दामिनी आंटी से कहा, क्या आप एक प्लेट नॉर्मल मसालों वाली नूडल्स ला सकती हैं? दामिनी आंटी थोड़ा हैरान हुई और वो बोली, ठीक है। ये नूडल्स बिना मसालों की तो अच्छी नहीं लगेंगी। मैं खुद की बॉडी को किसी और से अच्छे से जानती हूँ और अगर थोड़ा सा खा लूंगी तो कुछ नहीं होगा, अनन्या ने स्पाइसी नूडल्स को देखते हुए कहा। सिद्धार्थ ने देखा कि अनन्या के मुंह में पानी आ रहा था, इसलिए उसने फोर्क में कुछ नूडल्स लेकर अनन्या को खिलाया। अनन्या ने बिना कुछ सोचे तुरंत अपना मुंह खोला और नूडल्स खाए। जैसे ही अनन्या ने वो खाए, उसने तुरंत दामिनी आंटी की इतनी अच्छे नूडल्स बनाने के लिए तारीफ की। गर्मा गर्म नूडल्स अच्छे से पके हुए थे और सर्दियों में गर्म खाना वैसे भी अच्छा लगता है। लेकिन 1 मिनट बाद वो खाते खाते रुक गई। उसने देखा कि सिद्धार्थ ने उसी सेम फोर्क से नूडल खाना शुरू कर दिया। क्या उसे सफाई पसंद नहीं थी? उसने अपना फोर्क क्यों नहीं उठाया? क्या ये इनडायरेक्ट किस थी? उसी टाइम सिद्धार्थ का हाथ भी थोड़ा रुका और उसे भी एहसास हो गया कि उसने सेम फोर्क से नूडल्स खाए हैं। सिद्धार्थ ने अपना डिस्कम्फर्ट छुपाने के लिए अपनी आंखें नीची कर ली और फिर वो प्यारी आवाज में बोला, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पाइसी खाने दे सकता हूँ। सिद्धार्थ की आवाज में शराब जैसा नशा था। वहां का माहौल एकदम शांत हो गया था। अनन्या की आंखें चमक उठी और वो तुरंत किचन की तरफ देखकर चिल्लाई, दामिनी आंटी, आप उसे थोड़ी सी स्पाइसी बना दीजिए। ठीक है, दामिनी आंटी ने जवाब दिया और उसके बाद वो नूडल्स की तीसरी प्लेट बाहर लेकर आई। जब वो लोग खा रहे थे तब दूसरे कस्टमर्स भी आ गए थे और दामिनी आंटी उन्हें सर्व करने चली गईं। अनन्या ने देखा सिद्धार्थ ने आधी प्लेट खाई और वो रुक गया। वो और नहीं खाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अपने फोर्क को नीचे रखने वाला ही था तो अनन्या ने कहा, तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें इसे पूरा खत्म करना चाहिए। सिद्धार्थ उसे हैरानी से देखता रहा। दूसरों की प्लेट में देखो, क्या तुम्हें वो अलग नहीं लग रहा? मैं बताती हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि दामिनी आंटी ने हमें एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर तुम इसे पूरा नहीं खाओगे तो ये उनके प्यार का अपमान होगा, अनन्या ने धीरे से कहा। सिद्धार्थ ने सबकी प्लेट में देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्लेट दूसरों से अलग थी। उनकी प्लेट में नूडल्स ज्यादा थी, इसलिए सिद्धार्थ ने फिर से खाना शुरू किया और बोला, लगता है हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है। बिल्कुल, सभी आंटियां और सभी अंकल मुझे प्यार करते हैं, अनन्या ने खाते हुए बोला। लेकिन सच में ये सब उसकी दादाजी की वजह से था। हर कोई उन्हीं से कंसल्ट करता था अगर उन्हें कोई भी तकलीफ होती थी या उन्हें कोई दवाई चाहिए होती थी। और बाद में मेरे टीचर फेमस हो गए। वो तो सब बाद में उनके वेस्टर्न मेडिसिन लेने के लिए आने लगे। वो बस चाहते थे कि जब वो बीमार हों तो किसी ऐसे को दिखाएं जिसे वो जानते हों, इससे उन्हें कंफर्ट मिलता था। ये कहते हुए अनन्या थोड़ा उदास हो गई। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि मेरे अंकल अभी कहाँ हैं, वो वापस कब आएंगे? सिद्धार्थ ने अनन्या की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कभी सोचा है कि अगर वो कभी नहीं लौटे तो तुम क्या करोगी? ये कैसे पॉसिबल है? दादाजी ने मेरे टीचर से कहा था कि वो मेरा ध्यान रखें, उन्हें वापस आना ही होगा, अनन्या ने बीच में टोकते हुए कहा। तभी अनन्या को अचानक याद आया कि सिद्धार्थ ने कहा था कि वो उसके टीचर को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। क्या उसने कुछ पता किया था? तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुमने मेरे टीचर के बारे में कुछ पता किया था? अनन्या ने नर्वस होकर पूछा। मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, मैंने बस थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तुम्हारे टीचर सागर की साइड से गायब हुए हैं। जैसा कि वो अचानक उस बड़ी और खाली जगह से गायब हुए हैं, तो क्या तुम्हें तब भी उनके लौट आने के चांस लगते हैं? सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अनन्या समझ रही थी कि उसके टीचर का इस तरह अचानक गायब होने और कोई भी सबूत ना छोड़ने का क्या मतलब था, लेकिन वो आगे नहीं सोचना चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे टीचर शायद ठीक हैं। जिस टाइम तुम्हारे टीचर गायब हुए उस टाइम पास ही में एक मर्डर भी हुआ था और पुलिस ने उस एरिया को अच्छे से तलाश भी किया, लेकिन उन्हें कोई बॉडी नहीं मिली। ये सुनकर अनन्या ने राहत की सांस ली। जैसा कि उन्हें कोई बॉडी नहीं मिली थी, तब तो उसके टीचर सच में ही ठीक थे। तभी सिद्धार्थ ने टेबल को बजाते हुए कहा, ये दोनों घटनाएं एक ही टाइम पर हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टीचर का उस मर्डर से कोई लेना देना है? अनन्या को याद आया कि उसने मर्डर के बारे में कुछ नहीं सुना था जब उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे टीचर इसमें इन्वॉल्व हैं? जैसा कि वो गायब हैं, तो क्या तुम उनको मर्डरर कह रहे हो? अनन्या को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ का क्या मतलब था और उसे थोड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, मेरे टीचर कभी किसी को नहीं मार सकते। सिद्धार्थ कुछ देर चुप रहा, उसके बाद वो बोला, मैं बस तुम्हें कुछ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सच में तुम्हारे टीचर का इस तरह गायब होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जैसे ही वो बोल रहा था उसकी टोन बिल्कुल नहीं बदली थी, लेकिन अनन्या बता सकती थी कि वो थोड़ा सा अपसेट हो गया था। वो बस अनन्या की सिचुएशन को समझाने में मदद कर रहा था। उसका रिजल्ट क्या निकला उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि सिद्धार्थ हमेशा शांत रहता था, अनन्या को एहसास हुआ कि उसका इस तरह अचानक रिएक्ट करना सही नहीं था। इसलिए अनन्या ने अपना सिर नीचे किया और माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मेरा रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और वो नीचे देखने लगा। तुम गुस्सा नहीं हो ना, है ना? अनन्या ने आगे झुकते हुए कहा। नूडल्स का सूप मेरी आंखों में चला गया है, सिद्धार्थ ने अपने हाथों से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। अनन्या ने तुरंत उसे रोका और कहा, अरे अपनी आंखों को अपने हाथों से मत पोंछो, रुको। अनन्या ने बोलते हुए एक टिश्यू उठाया और उसे साफ पानी में डिप किया और सिद्धार्थ को देते हुए कहा, लो जल्दी से इसे यूज करो। सिद्धार्थ ने अनन्या से टिश्यू लिया और उसे अपनी आंखों पर रखा। अनन्या सिद्धार्थ को ही देख रही थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने टिश्यू नीचे रखा, अनन्या ने पूछा, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपनी पलकें झपकाई और सामने देखने लगा। उसके बाद सिद्धार्थ ने पूछा, वो सामने लिखे शब्द क्या हैं?
अनन्या ने उसकी नजर को देखा और देखा कि सामने वाली बिल्डिंग पर कुछ लाइट्स चमक रही थीं और उसमें लिखा था इंडिया आई लव यू। क्या तुम उन्हें नहीं देख सकते? सिद्धार्थ ने पूछा। वो शब्द क्या कह रहे हैं? अनन्या ने जवाब दिया, इंडिया आई लव यू। सिद्धार्थ ने कहा, लास्ट के 3 शब्द। अनन्या ने कहा, आई लव यू। ओह ओके, सिद्धार्थ ने खुशी से जवाब दिया। अनन्या हैरानी से सिद्धार्थ को देखती रह गई। अचानक से उसके गाल लाल हो गए। तुम ना, ये आदमी सच में चालाक था। उसने सच में मौके का फायदा उठाया था, फिर भी वो सीरियस एक्टिंग कर रहा था। चालाक, वो चालाक और खतरनाक था। अनन्या सावधानी से बैठ गई और सिद्धार्थ को घूरने लगी। फिर वो धमकाते हुए बोली, तुम क्या देख रहे हो? अपने नूडल्स खाओ और इसे वेस्ट मत करो। अनन्या का रिएक्शन सिद्धार्थ को फिर से उस बिल्ली के बच्चे की याद दिला रहा था कि वो डराने का नाटक कर रहा था। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपने थोड़े से नूडल्स अनन्या की प्लेट में डाल दिए और कहा, लो और खा लो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये मुझे इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम इसे अब खत्म नहीं कर पा रहे? अनन्या बोलते हुए फिर से खाना खाने लगी। इसी दौरान उसकी धड़कन तेज हो गई। जैसे ही अनन्या अपने घर लौटी, वो तुरंत अपने बेडरूम में चली गई और बेड पर लेट गई और खुद से ही बोली, ये सिद्धार्थ बहुत अजीब है। अनन्या जब सिद्धार्थ के खिलाफ बोलती है, उसे ऐसा लगता है कि वो एक शीप है और सिद्धार्थ उसे खाने का इंतजार कर रहा हो और किसी दिन उसे जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया हो। लेकिन क्या वो सही था? क्या उसके टीचर का सच में उस मर्डर से कुछ लेना देना था? पुलिस 2 केस को एक साथ इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, तो दोनों केसेस एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, है ना? अनन्या अपने बेड पर इधर उधर घूमी और फिर थोड़ी देर बाद सो गई। अगले दिन वो थोड़ा लेट उठी। जब वो अपने रूम से बाहर निकली तो उसने देखा सिद्धार्थ जा चुका था, लेकिन ब्रेकफास्ट गर्म गर्म सर्व किया हुआ था। ब्रेकफास्ट सच में अच्छा था। क्या सिद्धार्थ ने खुद बनाया था? अनन्या को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट का टेस्ट उसके बनाए हुए ब्रेकफास्ट से अच्छा क्या था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनन्या क्लिनिक जाने के लिए निकली। हमेशा की तरह रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक जाम था और जाम को देखते हुए लग रहा था कि इसे क्लियर होने में काफी देर लगने वाली थी। वहाँ से क्लिनिक ज्यादा दूर नहीं था। ये देखते हुए अनन्या टैक्सी से बाहर निकली और पैदल जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो क्लिनिक पहुंचने वाली थी, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अनन्या। ये हर्बल चाय वाले बूढ़े अंकल की पोती की आवाज थी। अनन्या ने स्माइल करते हुए पूछा, क्या हुआ त्रिशा? त्रिशा ने कहा, आपकी क्लिनिक में कुछ हुआ है। अनन्या हैरान हुई और अपने क्लिनिक की तरफ भागी। जैसे ही वो पहुंची, उसने देखा क्लिनिक के बाहर काफी भीड़ जमा थी और क्लिनिक में अंदर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। क्लिनिक के बाहर हंगामा करने वाले बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। वो लोग ये कह रहे थे कि ये क्लिनिक पैसों के लिए कुछ भी करेगा और यहाँ के डॉक्टर्स को सही गलत की पहचान नहीं है। उनमें कोई मॉरल्स नहीं है, उन्हें बस इंसानों की जिंदगी से खेलना आता है। जोशी अंकल क्लिनिक के एंट्रेंस पर ही खड़े थे और उन लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो चलिए बैठकर आराम से बात करते हैं। हमारा क्लिनिक काफी पुराना है और हम अपने पेशेंट्स का इलाज सीरियसली करते हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं। एक लगभग 40 साल के आदमी जिसने लेदर जैकेट पहने हुई थी, वो भागता हुआ जोशी अंकल के पास गया और चिल्लाया, ये सब बकवास है। अगर आप लोग सच में सीरियस और जिम्मेदार होते तो आप पेशेंट को दवाई के रूप में कुछ भी जानलेवा नहीं लिख कर देते। आप लोगों की वजह से मेरे जीजाजी की जान चली गई। उनकी फैमिली का और उनके बड़ों का ध्यान कौन रखेगा? फैमिली हेड के बिना वो लोग कैसे जिएंगे? वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा था। अपना क्लेम मांगने के बाद उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और जोशी अंकल को मुक्का मार दिया। अनन्या को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो भीड़ में घुसकर क्लिनिक तक आ गई। जैसे ही वो पहुंची, उसने बीच में 2 लोगों को लड़ते हुए देखा, इसलिए वो भागकर वहां गई और उस दूसरे आदमी को धक्का देकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से मारपीट क्यों कर रहे हैं? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी एक मिडिल एजेड औरत जिसके हाथ में एक पोर्ट्रेट था, अनन्या को देखा और वो तुरंत आगे आई और इमोशनली होने लगी। वो अनन्या को पॉइंट करते हुए चिल्लाने लगी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम वहाँ थी जब हमें प्रेस्क्रिप्शन दिया गया था। तुम ही हो जिसने मेरे पति को मारा है। जोशी अंकल के ठीक होने को कंफर्म करके अनन्या उस औरत को देखने के लिए पलटी। क्या ये वही औरत नहीं थी जो लास्ट टाइम आई थी और रितिका को चमत्कारी डॉक्टर कहकर बुला रही थी? और उसके हाथ में जो पोर्ट्रेट था वो उसके पति का था। ये वही आदमी था जो उस औरत के साथ आया था और जिसे बैक पेन था। यहाँ क्या हो रहा था? पक्का ही रितिका ने उस आदमी को प्रेस्क्रिप्शन में बिना कारण की वो मॉर्फिन पाउडर ऐड कर दिया था। लेकिन मॉर्फिन पाउडर से इंसान को सिर्फ नशे की आदत लग सकती है, ये जनरली किसी इंसान को मारता नहीं है। उस औरत का पति कैसे मर गया? वो लेदर जैकेट वाला आदमी तुरंत अनन्या की तरफ मुड़ा और लड़ते हुए बोला, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरे जीजाजी को मार डाला। मेरे जीजाजी को वापस लाओ। उनके साथ वाले लोगों ने भी अनन्या पर बिना रुके चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम कैसे मिरेकल डॉक्टर हो? ये कितना खराब क्लिनिक है। तुम बस एक बातें करने वाली ही डॉक्टर हो जो लोगों को मार देती है। अगर तुम आज सफाई नहीं दोगी तो हम लोग तुम्हारी इस क्लिनिक को बंद करवा देंगे। हाँ, क्लिनिक बंद करवा देंगे। सब लोगों की नसें अकड़ना शुरू हो गई थी और उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। उन लोगों में से एक औरत आगे आई और उसने अनन्या को धक्का मारा। अनन्या उस धक्के से थोड़ा पीछे हो गई और उसके किसी पड़ोसी ने अनन्या को गिरने से बचा लिया और कहा, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए, इस तरह से मारपीट क्यों कर रहे हैं? आस पड़ोस के जो लोग अनन्या को जानते थे वो लोग उन लोगों को अनन्या पर चिल्लाते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन लोगों ने उन हंगामा करने वाले लोगों को रोका और भरोसा दिलाने की कोशिश की। हाँ, ये सही है। अगर आप लोगों को तकलीफ है तो इसके बारे में बात कीजिए। किसी हेल्पलेस लड़की पर इस तरह इतने लोगों का चिल्लाना सही नहीं है और इससे कुछ हल भी नहीं निकलेगा। इसे शांति से सुलझाइए, मारपीट करना अच्छा नहीं है।
ये क्लिनिक काफी सालों से चल रहा है, बहुत सारे लोग पिछले कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है? वो मिडिल एजेड आदमी गुस्से से भड़क गया और अपने आसपास के लोगों पर चिल्लाने लगा। ये किसी की जिंदगी का सवाल है, इन लोगों ने उसे पहले ही मार दिया। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें शांत रहने का बोलने की और ये पूछने की क्या ये गलतफहमी है? हाँ, क्योंकि आपकी किसी फैमिली मेंबर की जान नहीं गई ना। वो मिडिल एजेड वाली औरत रोने लगी और फोटो को देखते हुए बोली, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है? मेरा और हमारे बच्चों का क्या होगा? ओह, मैं तो अब जीना ही नहीं चाहती। वो औरत जमीन पर गिर गई और अपने पति की फोटो को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने में बहुत दर्द था जो सभी के दिलों को दुख दे रहा था। अगर लास्ट टाइम हुई वीर अरोड़ा वाली घटना एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो अभी जो हो रहा था वो एक मेडिकल ड्रामा था। ये लोग बस एक कदम दूर थे अनन्या और जोशी अंकल को मारने में। अनन्या अपने पड़ोसियों के लिए बहुत थैंकफुल थी, उन लोगों ने उसके साथ गलत होने से रोका था। कुछ सालों से ये मेडिकल की शिकायतें मेडिकल वर्ल्ड में किसी भी डॉक्टर और क्लिनिक को बदनाम करने का एक नॉर्मल जरिया बन गई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसके कारण समाज में अपनी इज्जत खो दी थी, लेकिन ये अनन्या के छोटे क्लिनिक को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती और यहाँ तक कि टॉप रैंकिंग हॉस्पिटल भी इनका कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पेशेंट्स अपनी लाइफ को अनन्या के हाथों में सौंप देते हैं, इसलिए अनन्या को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। वो इस तरह एक्ट नहीं कर सकती। अनन्या ने गहरी सांस ली और मिडिल एजेड औरत की तरफ देखा और कहा, जब आपके पति इस क्लिनिक में दोबारा आए थे तब मैं वहाँ थी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने उन्हें प्रेस्क्रिप्शन लिखकर दिया था। मैं जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं रही, दवाई मेरे क्लिनिक से दी गई थी, इसलिए अगर आपके पति मेरी क्लिनिक की दवाई से मरे हैं तो फिर पक्का ही मेरा क्लिनिक इसके लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखा था, इसलिए मैं ये कंफर्म नहीं बता सकती कि आपके पति की डेथ उसी दवा के लेने से हुई थी जो यहाँ से दी गई थी। हेल्थ डिपार्टमेंट और दी मेडिकल समिति को ये चेक करना होगा। अगर वो कंफर्म कर देंगे कि इसमें हमारी गलती है तो हम पक्का ही इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान लेंगे। आज की घटना के लिए क्लिनिक ही रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बाउंड था। आखिरकार वो दवाई रितिका ने जो लिखकर दी थी, लेकिन एक बार तो उनको डेथ का कारण साइड में रखना पड़ेगा। जैसा कि वो लोग क्लिनिक में थे तो इसका मतलब पक्का ही उनको मॉर्फिन पाउडर के बारे में पता चल गया था, नहीं तो उन लोगों के पास क्लिनिक के बाहर हंगामा करने का कोई कारण ही नहीं था। तुम अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रही हो? मेरे पति तो मर चुके हैं। वो औरत रोते हुए बोली, इससे मतलब नहीं है कि दवाई किसने लिख कर दी, दवाई तुम्हारे क्लिनिक से दी गई थी, इसलिए इसकी जिम्मेदार तुम ही हो। एक क्लिनिक जो लोगों को मारता है उसे चलने नहीं देना चाहिए, उसे बंद करवा देना चाहिए। वो आदमी चिल्लाया, बंद करवा दो, हाँ हाँ बंद करवा दो। भीड़ में से किसी ने साथ देते हुए कहा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम कातिल हो, तुमने मेरे पापा को मार दिया। मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम मर जाओ, उस औरत की बेटी ने अनन्या पर चिल्लाते हुए कहा। वो अनन्या के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। लास्ट में पूरी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। न केवल अनन्या और जोशी अंकल को मारा गया था, बल्कि पूरे क्लिनिक को भी तहस नहस कर दिया गया था। हालांकि तभी कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ी आंटी ने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी को पकड़ लिया और कहा, बेटा तुम जवान हो तो फिर तुम बूढ़े सनकी की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? क्या अनन्या ने नहीं कहा कि उसने वो दवाई नहीं लिख कर दी? तुम लोग उसे क्यों मार रहे हो? अनन्या की साइड से किसी ने कहा, हाँ हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि बैठकर आराम से बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच की लड़ाई लीगल अपील और मेडिकल कंप्लेंट बन जाती है। आप लोग यहाँ इलीगली इकट्ठा होने और मारपीट करने की बजाय लीगल हेल्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अनन्या इस क्लिनिक को खुद चलाती है तो आप लोग उसे परेशान करेंगे और कोई भी इल्जाम लगाएंगे। क्या आपने खुद को देखा कि आप लोग कहाँ हैं? आसपास खड़े लोगों ने ये सुना तो वो लोग शांत हो गए, क्योंकि उनको पहले लग रहा था कि अनन्या ने वो दवाई लिख कर दी थी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सुना कि अनन्या वो नहीं है जिसने दवाई लिख कर दी, उन लोगों का रवैया ही बदल गया और वो लोग अनन्या की हेल्प करने के लिए आगे आने लगे। हंगामा करने वाले एक आदमी के हाथ में डंडा था। अनन्या के पड़ोसी अंकल ने उसके हाथ से वो ले लिया। उसी टाइम एक आंटी अनन्या के पास आई और उसे बचाने लगी, जैसे अनन्या उन्हीं की बेटी हो, और बोली, अनन्या अगर तुमने वो दवाई नहीं लिख कर दी तो तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें जो लगता है तुम वही करो। अगर ये लोग तुम्हें मारेंगे और क्लिनिक को बंद करवाने की कोशिश करेंगे तो हम हवा सड़क के लोग उनको ये नहीं करने देंगे। उस मरे हुए आदमी की फैमिली वाले ये सुनकर चौंक गए और सोचने लगे, क्या सिचुएशन थी और उन लोगों को क्या हुआ था? क्या उनको सिंपैथी दिखाना नहीं आता था? क्या वो यहाँ विक्टिम नहीं थे? क्या उन लोगों को उस पेशेंट के साथ नहीं रहना चाहिए था? वो लोग एक डॉक्टर का साथ क्यों दे रहे थे? किसी को चोट ना पहुंचा पाने और क्लिनिक को बंद ना करवा पाने पर वो मिडिल एज औरत और उसकी बेटी क्लिनिक के एंट्रेंस पर बैठ गए और रोने लगे और दर्द से चीखते बिलखते अनन्या को कहने लगे कि हमारे फैमिली के हेड की जिंदगी लौटा दीजिए, हम लोग उनके बिना नहीं जी सकते। तभी थोड़ी देर में वहाँ एक वैन आकर रुकी और एक औरत अपने कैमरामैन के साथ बाहर निकली और उसके बाद उसने लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हेलो एवरीवन, आप सभी का पसंदीदा जयपुर टीवी न्यूज रिपोर्टर, एक क्लिनिक जिसके बाहर बहुत बड़ा मेडिकल विवाद चल रहा है कि बाहर से आपको लाइव रिकॉर्डिंग सुना रही है।
अभी हाल ही में यहाँ एक कपल चेकअप करवाने आया था और उस आदमी को कुछ दवाइयाँ दी गई थी। पहले तो ये साधारण सा एक बैक पेन का मामला था, लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद उनकी जान ही चली गई। उस मरे हुए आदमी के परिवार वाले उस आदमी की फोटो लिए अभी इस क्लिनिक के बाहर खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। ये न्यूज तुरंत टीवी पर दिखा दी गई और सभी बड़े नेटवर्क्स में दे दी गई। रिपोर्ट ये थी कि इस क्लिनिक ने किसी को मार दिया और उसकी फैमिली यहाँ बहुत दुख में है। और ये भी कहा जा रहा था कि अनन्या एक खराब डॉक्टर हैं, उसने कंपनसेशन देने से मना कर दिया और लोगों को पीटने के लिए कुछ गुंडे भी किराए पर रखे हैं। इस रिपोर्ट से लग रहा था कि अनन्या एक कातिल डॉक्टर है जिसमें लोगों के लिए सेवा की भावना और कोई मॉरल्स नहीं थे। कुछ ही देर में पूरा इंटरनेट लोगों के कमेंट से भर गया। शहर के बहुत सारे लोग जो सच नहीं जानते थे वो अनन्या और उसके क्लिनिक के बारे में बोलने लगे। ऑनलाइन वायलेंस की लहर उठ चुकी थी। कितना भयानक और डरा देने वाला था। कोई इस तरह डॉक्टर कैसे बन सकता था? सच में उसे मर जाना चाहिए। एक ऐसा इंसान डॉक्टर नहीं हो सकता, वो एक फ्रॉड है। उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं तो कौन जानता है कि वो और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा दे। क्या डॉक्टर की डिग्री आजकल आसानी से मिल जाती है? ऐसा लगता है कि कोई भी डॉक्टर बन सकता है। ये औरत तो अभी बहुत यंग दिखती है, पक्का ये केपेबल नहीं हो सकती। आयुर्वेदा में बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ये डॉक्टर तो अच्छी दिखती है। क्या ये हाईलाइट होने के लिए किया गया था? शायद वो कुछ दिनों में क्लियर कर दे कि वो सब एक गलतफहमी थी। उसके बाद वो एक एजेंसी ज्वाइन करके सुपरस्टार बन जाए। उस रिपोर्टर ने उस घटना की रिपोर्ट बनाते टाइम उस मरे हुए आदमी के परिवार का भी इंटरव्यू लिया था और साथ में अनन्या के एक पड़ोसी का भी। एक बूढ़ी आंटी थी जो कैमरा को देखते हुए गुस्से से बोली, ये क्लिनिक हमेशा से ही फ्रॉड करता आया है। ये लोग कभी ध्यान नहीं देते कि पेशेंट को क्या बीमारी है, बस उन्हें महंगी दवाई लिखकर दे देते हैं। लास्ट ईयर मुझे एक नॉर्मल सा फ्लू था और मेरे हजारों रुपए लगे, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। आखिर में मैं एक हॉस्पिटल गई जहाँ थोड़े से पैसों में मैं ठीक हो गई। मुझे बताओ, क्या इस क्लिनिक को चलाने वाले इंसान हैं? ये लोग सच में राक्षस हैं। वो रिपोर्टर थोड़ी शॉक्ड हो गई थी और हैरानी से बोली, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या किसी ने इसकी परवाह नहीं की? किसी ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन तब किसी की जान नहीं गई थी, इसलिए ये मैटर थोड़े से कंपनसेशन देकर रवाना हो गया। इस बार किसी की जान चली गई तो इस बात को आसानी से जाने नहीं दिया जा सकता, बूढ़ी आंटी ने जवाब दिया। अनन्या को ये सारी घटना बहुत अजीब लगी। आखिरकार रितिका ने वो गलत दवाई लिखी थी, लेकिन वो किसी इंसान को मारने के लिए काफी नहीं थी। पहले तो अनन्या ने सोचा था कि ये एक्सीडेंट किसी दूसरी दवाई के साथ लेने पर रिएक्शन की वजह से हुआ था, लेकिन रिपोर्ट का उस जगह तुरंत आना और सच का पता लगाए बिना उसका इस स्टोरी को रिकॉर्ड करके दुनिया को बताना, अनन्या और उसकी क्लिनिक को हाईलाइट करना। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और वो बूढ़ी आंटी, अनन्या उन्हें नहीं जानती थी और वो हवा सड़क की भी नहीं थी। ऑब्वियसली कोई अनन्या की रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता था और क्लिनिक को जबरदस्ती बंद करवाकर जीवन क्लिनिक का नामो निशान मिटाना चाहता था। ऐसा कौन कर सकता था? जाहिर है अनन्या का पहला शक सीधा उसके बड़े अंकल और रितिका पर गया। आखिरकार वो इस क्लिनिक को बेचना चाहते थे, लेकिन भले ही उसके बड़े अंकल को पैसे चाहिए थे और वो इस क्लिनिक में हिस्सा चाहते थे, लेकिन वो अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे और वो अपने पिता की रेपुटेशन बर्बाद करने के लिए ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसलिए अगर ये अनन्या के बड़े अंकल और रितिका नहीं थे तो फिर ये पक्का ही वो थे जो इस क्लिनिक को खरीदना चाहते थे, दी पटेल फैमिली। उस मरे हुए आदमी के परिवार वालों के जाने के बाद वो रिपोर्टर भी चली गई, लेकिन ये घटना खत्म नहीं हुई थी। अनन्या और जीवन क्लिनिक पर लोगों के ओपिनियन का तूफान आ गया था। ज्यादातर लोग अनन्या को बहुत बुरा बोले जा रहे थे। अभी और बाद में अब सब लोग इस घटना पर सवाल करेंगे और अनन्या पर शक करेंगे कि अनन्या ने वो सब किया था, लेकिन जल्दी ही बहुत शोर उठने लगा। ये घटना बहुत बड़ी हो गई और मेडिकल इंडस्ट्री के सभी लोग और इस इंडस्ट्री के बाहर के लोग भी सब हैरान रह गए। अनन्या के पास उसके फ्रेंड्स और मेडिकल सीनियर्स के फोन आने लगे और वो लोग पूछने लगे कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए थी और उसे एडवाइस देने लगे कि वो कैसे लीगली जाकर इस मैटर को सॉल्व कर सकती थी। अनन्या सच में उन लोगों के लिए बहुत थैंकफुल थी, लेकिन ये साधारण सी शिकायत नहीं थी। नॉर्मल लीगल प्रोसीजर सब कुछ ठीक करने के लिए काफी नहीं था। दुश्मनों ने जानबूझकर इस घटना को उठाया था ताकि हर कोई इस बारे में जान सके। इसका मतलब था कि उन्होंने लीगल प्रोसीजर के बारे में भी कुछ सोच रखा था। अगर वो सारा ब्लेम क्लिनिक पर डाल देंगे तो अनन्या कभी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगी। इतना सब होने के बाद क्लिनिक को कंटिन्यू नहीं चलाया जा सकेगा, इसलिए जोशी अंकल घर चले गए। अनन्या क्लिनिक के अंदर थी और उसके बड़े अंकल और रितिका जल्दी ही वहाँ आए। अनन्या के बड़े अंकल का घर क्लिनिक से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने जैसे ही वो न्यूज ऑनलाइन देखी और आसपास के लोगों को सुना तो वो तुरंत क्लिनिक आ गए। वो अनन्या से पूछना चाहते थे कि ये क्या हो रहा था, क्या उसने सच में किसी को मारा था, लेकिन अनन्या ने अपने बड़े अंकल को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। टीवी और इंटरनेट दोनों पर ही पेशेंट और पेशेंट की फैमिली की फोटोज दिखाई जा रही थी। रितिका ने अब तो इसे पक्का ही देख लिया होगा। वो कैसे नहीं जान सकती थी कि असल में इस ड्रामे का कारण कौन था। हालांकि सच में रितिका ने अभी तक फोटोज नहीं देखी थी, इसलिए वो अनन्या पर चिल्लाने लगी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक चमत्कारी डॉक्टर हो? यहाँ तक कि चमत्कारी डॉक्टर भी कुछ बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। मैंने कितना कहा था कि तुम्हें क्लिनिक बेच देना चाहिए। अगर तुम ये बेच देती तो ये कभी नहीं हुआ होता और जीवन क्लिनिक इस तरह इंटरनेट पर छाया नहीं रहता। तुम हमेशा मुझे ब्लेम करती रहती थी कि मैं इस क्लिनिक की रेपुटेशन को बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन देखो अब किसने बर्बाद की। जैसे ही रितिका ये सब बोल रही थी उसकी बॉडी अचानक जम गई और उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। अनन्या ने रितिका के हाथ में अपना फोन थमा दिया ताकि वो उस पेशेंट और उसके परिवार के चेहरे को अच्छे से देख सके, और रितिका ने जब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वो डर से कांपने लगी। जब बड़े अंकल ने रितिका की हालत को देखा तो उन्हें तुरंत ध्यान आया कि रितिका कुछ दिन पहले कैसे लोगों को कंसल्टेशन दे रही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुमने वो गलत दवाई लिखकर दी थी? रितिका ने अपने डैड को देखा और उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा,
हाँ, मैंने ही लिखी थी। ये वही पेशेंट है जिसे मैंने फॉर्मिन पाउडर भी लिखकर दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही दिया था। ये इतना नहीं था कि किसी की जान चली जाए। बड़े अंकल की आंखें खुली रह गईं और वो एक शब्द भी नहीं कह पाए। उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया था और वो गुस्से से जलने लगे। वो यहाँ भागकर इसलिए आए थे ताकि अनन्या से वो क्लिनिक ले सकें, लेकिन आखिर में उन्हें पता चला कि वो प्रेस्क्रिप्शन तो उन्हीं की बेटी ने लिखा था। अनन्या की आंखों में भी नफरत थी और वो बोली, अगर ये किसी की दवाई के साथ मिलकर रिएक्शन कर ले तो इंसान की डेथ तक हो सकती है। क्या तुम ये जानती हो? ऋतिका ये सब सुनकर परेशान हो गई। ऋतिका को लगा उसने किसी को मार दिया। उसने तुरंत अपने डैड के हाथ को पकड़ लिया और चिंता करते हुए बोली, डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना सीरियस हो जाएगा। मेरा इरादा उनको मारने का नहीं था। डैड, मुझे बचा लो। आपको मुझे बचाना ही पड़ेगा डैड। सिद्धि पटेल का वो असिस्टेंट जो कल भी उसके साथ आया था, अपने हाथ में ब्रीफ केस लेकर आया था। उसने क्लिनिक को अच्छे से देखा और फिर अनन्या को देखते हुए स्माइल करने लगा और बोला, मिस अनन्या, हम कल मिले थे, आपको मैं याद हूं ना? उसने पूछा। अनन्या ने उसे देखकर स्माइल नहीं की और कहा, मुझे लगता है मैंने कल ही आपको सारी बातें क्लियर कर दी थी। मुझे क्लिनिक नहीं बेचना। अनन्या ने गुस्से से जवाब दिया। असिस्टेंट कमल ने स्माइल की और कहा, मिस अनन्या, आए हुए मौके को मना मत कीजिए। कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बोलने से पहले ही अनन्या ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर असिस्टेंट कमल अपने चेहरे पर ज्यादा देर तक स्माइल नहीं रख सका। उसका चेहरा फीका पड़ गया। मिस अनन्या, आप तो जानती हैं कि आपके क्लिनिक के साथ क्या हो रहा है। आप ये मत कहना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। एक इंसान को पता होना चाहिए कि कब उसे गिव अप करके और कब उसे पैसों के लिए मना नहीं करना चाहिए। आखिरकार इंसान का मकसद अच्छी लाइफ जीना होता है और अच्छी लाइफ के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब जब आपके क्लिनिक को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपको ये क्लिनिक मिस पटेल को बेच देना चाहिए और वो बिना आपकी क्लिनिक की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए आपकी इस मैटर को सुलझाने में मदद करेंगे। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसके बाद आप क्लिनिक के बिना भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकेंगी। अनन्या अंदर ही अंदर हंसने लगी और वो सोचने लगी, इसे दूसरे तरीके से कहें तो वो कह रहा था कि एक नॉर्मल इंसान को ऐसे ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए और पटेल जैसी अमीर फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो अब उसके पास दो रास्ते थे जिसमें से उसे चुनना था। एक तो ये कि अनन्या पटेल फैमिली को अपना क्लिनिक चुपचाप बेच दे और फिर वो बिना क्लिनिक की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए इस मैटर को सुलझाने में उसकी मदद करेंगे। उसके बाद वो बिना क्लिनिक के अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ सकती थी। उसका दूसरा ऑप्शन ये था कि वो क्लिनिक को ना बेचे और उसके डिस्ट्रक्शन को रोके। अनन्या ने स्माइल की, लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, ये मेरी प्रॉब्लम है। आपको और मिस पटेल को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि मुझे ये क्लिनिक नहीं बेचना है। आखिरकार कोई भी स्मार्ट इंसान जानता था कि कौन सा रास्ता चुनना सही था। उसके बाद वो हंसते हुए बोला, मिस अनन्या, आपको अपने सामने आए हुए मौके का फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो जब आप बाद में पछताएंगी और तब ये मौका जा चुका होगा। अनन्या ने कोई परवाह किए बिना अपना हाथ उठाकर उस असिस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी सारी बातचीत सुनने के बाद ऋतिका को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, इसलिए उसने असिस्टेंट को आवाज दी और उसे रोकते हुए कहा, रुको। हालांकि अनन्या ने ऋतिका को रोक दिया और बोला, अपना मुंह बंद रखो तुम। ऋतिका ने अनन्या की तरफ गुस्से से देखा। जब असिस्टेंट को एहसास हुआ कि उसे भगा दिया था तो वो चिल्लाया, तुम बहुत बकवास हो। उसके बाद उसने अपना ब्रीफकेस उठाया और चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ऋतिका शांति से बैठ नहीं सकती थी। वो तुरंत खड़ी हुई और पूछने लगी, अनन्या, वो कौन था और मिस पटेल कौन है? वो बोला कि वो क्लिनिक खरीद सकती हैं और इस पूरे मैटर को सॉल्व कर सकती हैं। तुम इसके लिए मानी क्यों नहीं? अनन्या ने अपनी कजिन को देखा और कहा, तुम तो बोलो ही मत। उन लोगों ने जानबूझकर तुम्हारे प्रेस्क्रिप्शन को मेडिकल कंप्लेंट बनाने के लिए यूज किया था। ऋतिका ये सुनकर और भी ज्यादा डर गई। आखिरकार वही थी जिसने वो प्रेस्क्रिप्शन लिखा था। तो क्लिनिक उन लोगों को बेच दो ना, ऋतिका ने कहा। अनन्या ने ऋतिका को गुस्से में देखा और कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मैं इस क्लिनिक को नहीं बेचूंगी। क्या तुम इमोशंस के साथ खेल रही हो? अगर तुम इसे नहीं बेचोगी तो तुम्हारी रेपुटेशन के साथ साथ दादाजी और इस क्लिनिक की रेपुटेशन भी खत्म हो जाएगी। क्या तुमने ऑनलाइन देखा तुम और ये क्लिनिक कैसे बदनाम हो रहा है? अनन्या ने अपनी कजिन को इग्नोर किया। अनन्या का ऋतिका को अटेंशन देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ऋतिका फिर से परेशान हो गई और बोली, अगर तुम क्लिनिक को नहीं बेचोगी तो क्या तुम्हारे पास इस मैटर को सॉल्व करने का कोई तरीका है? अगर तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है तो तुम्हारे पास क्लिनिक को बेचने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, नहीं तो तुम दादाजी की रेपुटेशन को बर्बाद कर दोगी। तुम मत भूलो कि तुम हमेशा से यही कहती आई हो। अनन्या ने ये सुनकर ऋतिका को घूरा। अनन्या की नजरें ऋतिका से कह रही थीं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो क्लिनिक नहीं बेचने वाली थी। ऋतिका की चिंता बढ़ रही थी और वो सोच रही थी, अगर वो बस क्लिनिक बेच दे तो सब कुछ आसानी से सॉल्व हो सकता था और फिर उन्हें प्रॉफिट्स में हिस्सा भी मिल जाता। इसलिए ऋतिका क्लिनिक को बेचना चाहती थी और ये सारा ड्रामा खत्म होते देखना चाहती थी। ऋतिका ने अपने डैड को देखा और कहा, डैड, इस टाइम में क्लिनिक भला और क्या कर सकता है? हम दादाजी की रेपुटेशन को सिर्फ ये क्लिनिक बेचकर ही बचा सकते हैं। ऋतिका अपने डैड को मनाने लगी और ये उम्मीद करने लगी कि उसके डैड अनन्या को क्लिनिक बेचने के लिए कन्विंस कर लेंगे, लेकिन उसके डैड सोफे पर बिना कोई मूवमेंट करे बैठे रहे। अगर उनके एक्सप्रेशंस नहीं बदल रहे होते तो किसी को भी लगता जैसे वो एक स्टैच्यू थे। उन्होंने अनन्या की तरफ देखा और कहा, तुम ये क्लिनिक नहीं बेचना चाहती, लेकिन लगता है वो लोग इसे खरीदने के लिए अड़े हुए हैं। तुम कैसे उन लोगों के खिलाफ लड़ोगी? तुम इस क्लिनिक को कैसे प्रोटेक्ट करोगी? ये मत भूलो कि हमारे पास ना तो कोई पावर है और ना ही कोई अथॉरिटी। हमारे पास उनके खिलाफ जीतने का कोई तरीका नहीं है।
क्या तुम सच में कोई नाम और शोहरत नहीं चाहती, और बल्कि उसके बजाय तुम ये दर्द भरा रास्ता चुनना चाहती हो? अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लिनिक को प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल है? अनन्या ने चिढ़ते हुए बोला। उसके बाद अनन्या ने रितिका को घूरा और कहा, रितिका, तुम शायद नहीं जानती, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तुम्हें ये चीज पता है कि दादाजी की सपोर्टिंग विल खोले बिना कोई प्रॉफिट्स तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, फिर वो चाहे क्लिनिक के बेचने से हो। रितिका ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, डैड, क्या ये सच है? बड़े अंकल अनन्या की तरफ देखते हुए खुश नहीं लग रहे थे। रितिका तुरंत समझ गई कि ये सच था और वो सोचने लगी, अगर वो क्लिनिक अभी बेच देंगे तो उन लोगों को इसकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो क्लिनिक को नहीं बेचेंगे तो ये मेडिकल कंप्लेंट उनको बदनाम कर देगी। क्या अनन्या सीधा रितिका पर ब्लेम करने वाली थी क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन उसी ने लिखा था? कोई मर गया, क्या वो जेल चली जाएगी? अचानक रितिका ये सब सोचते हुए चिंता में पड़ गई और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तभी क्लिनिक का दरवाजा एक बार फिर खुला। एक ब्लैक सूट पहने अच्छी पर्सनैलिटी वाला आदमी अंदर आया और वो सिद्धार्थ था। उसकी प्रेजेंस बहुत मजबूत थी। उसके साथ उसके जैसी पर्सनैलिटी वाला विजय भी था। उसका अट्रैक्टिव चेहरा नॉर्मल दिख रहा था। विजय ने क्लिनिक को अच्छे से देखा और रितिका और बड़े अंकल को देखकर अनन्या से बोला, तुम्हारे पास इतना सब होने के बाद भी पेशेंट्स आ रहे हैं? विजय ने हैरान होते हुए पूछा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही अनन्या ने ये सुना, वो समझ गई कि विजय को भी उस मेडिकल कंप्लेंट्स के बारे में पता था, लेकिन अनन्या ने बताने में कोई जल्दबाजी नहीं की और वो अपने बड़े अंकल की तरफ देखते हुए बोली, इस टाइम मुझे पक्का विश्वास है कि अंकल मेरा साइड जरूर लेंगे। अनन्या ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसके बड़े अंकल और रितिका इस टाइम भी ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। जैसे ही अनन्या के बड़े अंकल ने सिद्धार्थ को देखा, वो थोड़ा सा घबरा गए। पहले तो बड़े अंकल अनन्या से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो उनके शब्द उनके गले में ही अटक गए। अचानक से बड़े अंकल खड़े हुए और बोले, बिल्कुल। ये कहकर बड़े अंकल रितिका को लेकर क्लिनिक से चले गए। रितिका जब अपने डैड के पीछे चल रही थी, तब उसने विजय के पास से गुजरते टाइम विजय को अच्छा लुक दिया और सोचा, एक और हैंडसम आदमी यहाँ अनन्या को क्यों दिख रहा था? जब से वो कोमा से उठी है, तब से उसके चारों तरफ हैंडसम आदमी ही दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके प्यार की किस्मत खुल गई थी। अनन्या अपने अंकल के इस तरह किए बर्ताव से हैरान थी, इसलिए वो सिद्धार्थ की तरफ पलटी और पूछने लगी, मेरे अंकल तुम्हारे होने से इतना डरते क्यों हैं? तुमने आखिर उनसे उस दिन ऐसा क्या कह दिया था? सिद्धार्थ ने अनन्या की तरफ देखा। सिद्धार्थ की नजरों में बहुत गहराई थी और उसने अनन्या से पूछा, क्या तुम्हें इस टाइम अपने क्लिनिक के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अनन्या ने कहा, चिंता की बात क्या है? चिंता करने से बात खत्म नहीं होगी। विजय सोफे पर बैठ गया और बताने लगा, मैंने इस घटना को तुम्हारे लिए इन्वेस्टिगेट किया है। क्या तुम्हें पता है कि चीजों को किस तरह से दिखाया जा रहा है? अनन्या ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मुझे पता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दी पटेल फैमिली मेरे क्लिनिक को खरीदना चाहती है, लेकिन मैं उन्हें अपना क्लिनिक नहीं बेचूंगी, इसलिए वो लोग मुझे इसके लिए फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों के यहाँ आने से ठीक पहले सिद्धि पटेल ने किसी को नेगोशिएट करने के लिए भेजा था। तो फिर क्या तुम जानती हो कि दी पटेल फैमिली तुम्हारा क्लिनिक खरीदने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? विजय ने पूछा। क्यों? अनन्या सच में ये जानना चाहती थी। जयपुर शहर एक मॉडर्न हेल्थ केयर बेस बनाने जा रहा है। जयपुर शहर में हवा सड़क एक ऐसी सड़क है जो शहर की सभी मेन सड़कों को जोड़ती है, इसलिए काउंसिल ने हवा सड़क को डेवलप करने का फैसला किया है, क्योंकि एक तो इससे इसे नया माहौल मिलेगा और यहाँ ट्रांसपोर्ट भी इजी हो जाएगा, और दूसरा वो इस शहर को अच्छे से डेवलप कर इसे नया बना देंगे। विजय ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, इससे पटेल फैमिली को क्या करना था? वो मेरे क्लिनिक में इंटरेस्टेड क्यों थे? अनन्या समझ नहीं पा रही थी। अगर काउंसिल का प्लान हवा सड़क को डेवलप करना था तो ये क्लिनिक पहले या बाद में बंद होने के लिए बाउंड था। वो इसलिए क्योंकि वो लोग जीवन क्लिनिक को साइट के बेस के रूप में यूज करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, जयपुर की सबसे बड़ी कंपनी ने पहले ही इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और उस कंपनी ने पक्का ही पटेल फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि जीवन क्लिनिक इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है। अगर दी पटेल फैमिली को जीवन क्लिनिक मिल गया तो ये लोग इसे बड़ी कंपनी के साथ शेयर करेंगे और ये प्रोजेक्ट खुद ले लेंगे, विजय ने जोड़ते हुए कहा। अनन्या ने ये सब सुनकर कहा, अच्छा तो ये बात है। वैसे इसमें कोई हैरानी नहीं है कि उन्हें इसलिए मेरा क्लिनिक चाहिए। लगता है ये परेशानी इस बार जल्दी हल नहीं होगी। दी पटेल फैमिली हमेशा से प्रॉफिट को देखते हुए काम करती है। उन लोगों ने ना जाने अपने कितने मॉरल्स और अपने सच को पैसों के लिए इग्नोर कर दिया और इसमें ना जाने कितने ही लोगों की जान चली गई। ये हेल्थ केयर बेस पक्का ही बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और इसमें काफी गुंजाइश थी, इसलिए दी पटेल फैमिली इसे पाने के लिए इतना सब कर रही थी और इसके लिए वो सारे तरीके अपनाने को भी तैयार थे। विजय ने स्माइल करते हुए कहा, इसमें बुराई क्या है? इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसों से सॉल्व नहीं हो सके। अगर पैसे इसे सॉल्व कर सकें तो ज्यादा ऑफर करो। अनन्या ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर हंसे या रोए। अगर उसके पास पैसा होता तो वो इतना परेशान नहीं होती। दिक्कत यही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब डॉक्टर हूँ, अनन्या ने कहा। अगर इस टाइम उसके टीचर यहाँ होते तो वो पक्का ही अनन्या के लिए ये मैटर सॉल्व कर देते। एक गरीब डॉक्टर? तुम शायद एक गरीब डॉक्टर हो सकती हो, लेकिन तुम्हारा पति गरीब नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि अपनी ब्यूटी से किसी आदमी को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है कि वो तुम्हारी हेल्प भी कर दे? विजय ने शरारती अंदाज से हंसते हुए कहा। अनन्या को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि विजय का क्या मतलब था, इसलिए वो उसे हैरानी और शर्म से देखने लगी। अनन्या का चेहरा लाल हो गया और वो सिद्धार्थ की तरफ पलटी और गुस्से से बोली, तुमने इसे बताया नहीं था? उसे क्या बताना था? सिद्धार्थ ने पूछा। अनन्या ने नर्वस होते हुए कहा, क्या तुमने विजय को हमारी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था? तभी सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसके बाद वो बिना कुछ सोचे बोला, तुम्हारा मतलब वो सच कि मैं तुम्हारा पति हूँ?
अनन्या ये सुनकर गुस्से से अपना पैर पटकना चाहती थी। ये काफी बुरा था कि सिद्धार्थ ने उससे झूठ बोला था। वो विजय से भी झूठ बोल रहा था और विजय ने उसका विश्वास क्यों किया? ये पूरी तरह एक धोखा था। इसलिए अनन्या ने विजय की तरफ सीरियस होकर देखा। मैं सच में सिद्धार्थ को उतनी अच्छी तरह नहीं जानती। विजय ने हैरानी से पूछा, हाँ तुम सच में उसे अच्छे से नहीं जानती? अनन्या को लगा कि विजय सिर्फ उसके मजे ले रहा था और उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इसलिए उसने कहा, ये मेरा पति नहीं है। विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारा पति नहीं है, लेकिन तुम इसकी पत्नी हो। अनन्या ये सुनकर फिर से हैरान हो गई और परेशान होकर बोली, मैं सच कह रही हूँ। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विजय जोर से हंसने लगा और सिद्धार्थ और अनन्या को देखने लगा और बोला, बहुत हुआ, तुम दोनों मेरे सामने ये सब नाटक करना बंद करो, तुम लोग मुझे चिढ़ा रहे हो। अनन्या एकदम शॉक्ड हो गई। अनन्या साफ साफ अपनी सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। वो नाटक कैसे कर रही थी? बहुत ज्यादा परेशान होते हुए अनन्या धीरे से बोली, मेरे पास अभी तुम लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। उसके बाद अनन्या जाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास सच में यही क्लिनिक है जिससे मेरी और दादाजी की इज्जत जुड़ी है। मुझे इस मैटर को सॉल्व करना ही होगा। अनन्या ने सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर कहा। तभी अनन्या की आंखों में थोड़ी सी चमक दिखी और उसने पूछा, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? सिद्धार्थ की आंखों में भी चमक दिखी और वो बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? अनन्या ने कहा, हाँ। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है। विजय ने अनन्या की तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, लास्ट टाइम जब मैंने सिद्धार्थ से हेल्प करने के लिए कहा था तो सिद्धार्थ ने मेरे सामने 10 कंडीशन रख दी थी और दूसरी तरफ तुम हो जिसकी हेल्प करने के लिए सिद्धार्थ बिना कुछ पूछे ही मान गया। तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम सिद्धार्थ को अच्छे से नहीं जानती? उसके बाद विजय ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, तुमने पार्शियलिटी की? अनन्या ने हैरानी से पूछा, एक हेल्प के बदले 10 कंडीशन? सच में? और क्या? विजय ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। अनन्या जोर से हंसने लगी। अनन्या विजय पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। विजय सच में ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता था, तो इसलिए वो खड़ी हुई और बोली, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो फिर चलो। कहाँ? सिद्धार्थ ने पूछा। इन्वेस्टिगेशन करने, अनन्या ने कहा। 30 मिनट बाद विजय ने एक अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी रोकी और अनन्या और सिद्धार्थ की तरफ देखा और कंफ्यूज होकर पूछा, ये क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? अनन्या ने सावधानी से खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, क्या मैंने तुमको नहीं बताया था हम लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं? हम यहाँ क्या पता लगाने आए हैं? विजय ने क्यूरियोसिटी से पूछा। उसके बाद विजय ने कंफ्यूज होकर सिद्धार्थ को देखा, लेकिन सिद्धार्थ खुद कंफ्यूज होकर अनन्या को देख रहा था। ये उस विक्टिम का घर है। हालांकि अब इस मैटर में लीगल प्रोसीजर ही काम आएगा, पर फिर भी हमें खुद से सच पता लगाने की जरूरत है। विजय थोड़ा सा चौंका और उसने अनन्या को देखकर सोचा, अनन्या पागल हो गई है, और बोला, तुमने कैसे सोचा कि सिद्धार्थ इसमें तुम्हारी हेल्प करेगा? वो मुझे हर जगह लेकर चलेगा, इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करेगा और मुझे हर खतरे से बचाएगा। अनन्या का जवाब सुनकर विजय जोर से हंस पड़ा। अनन्या ने हैरानी से विजय को देखा और पूछा, इसमें हंसने जैसा क्या था? तभी वहां पीछे कोई चलता हुआ दिखा और अनन्या ने तुरंत विजय से कहा, हंसना बंद करो, लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन विजय ने हंसना बंद नहीं किया, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा हंसने लगा। वो इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो हंसते हुए स्टीयरिंग व्हील पर झुक गया। अनन्या ने सिद्धार्थ को देखा और पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सिद्धार्थ ने अनन्या को देखा और कहा, नहीं। तो फिर ये इतना क्यों हंस रहा है? अनन्या ने पूछा। ये बीमार है, जब हम वापस चलेंगे तब तुम इसे अपने क्लिनिक से कुछ दवाइयां दे देना। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ओह ठीक है। अनन्या ने हाँ में हाँ मिलाई। विजय उनको देखता रह गया। सिद्धि पटेल ने जीवन क्लिनिक की घटना को ऑनलाइन देखा था, इसलिए जब उसका असिस्टेंट कमल अनन्या के पास गया था तो सिद्धि पहले से ही शैंपेन की बोतल खोलकर सेलिब्रेट करने लगी। आखिरकार कोई भी स्मार्ट आदमी जानता था कि उसे क्या करना था, और अनन्या स्मार्ट पर्सन की तरह लगती थी, इसलिए अनन्या के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो असिस्टेंट कमल के ऑफर को ठुकरा दे। लेकिन असिस्टेंट कमल के लौटने से पहले ही लतिका सिद्धि से मिलने गई। सिद्धि ने हंसते हुए बेहद प्यार से लतिका को गले लगाया और पूछा, लतिका तुम यहाँ कैसे? क्या तुम शाम की चाय मेरे साथ पीना चाहती हो? मैं भी कुछ दिनों में तुम्हारे पास मिलने आने का सोच रही थी। हालांकि लतिका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो बैठी उसने पूछा, मैं तुम्हें क्लिनिक को खरीदने से रोकने के लिए क्या कर सकती हूँ? सिद्धि ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और पूछने लगी, क्या अनन्या ने तुम्हें मुझसे बात करने को कहा है? नहीं, लतिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन सिद्धि पटेल ने उसकी बात नहीं मानी। उसे यकीन था कि लतिका को अनन्या ने ही यहाँ भेजा था, तो इसलिए बहुत डल स्माइल के साथ वो बोली, मेरा मतलब तुम्हें बुरा कहने का नहीं था, लेकिन किस तरह की तुम्हारी फ्रेंड है? मैंने पहले ही उससे कहा था कि मुझे लतिका को भी मुंह दिखाना है, मैं तो तुम्हें क्लिनिक के अच्छे पैसे दूंगी, फिर भी उसने तुम्हारा यूज क्यों किया? वो क्लिनिक को कभी नहीं बेचेगी, लतिका ने कहा। लेकिन मैं क्लिनिक को जरूर खरीदूंगी, सिद्धि ने जवाब दिया। लेकिन जीवन क्लिनिक ही क्यों? लतिका ने सवाल किया। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। जीवन क्लिनिक जयपुर के नए मॉडर्न हेल्थ केयर बेस के लिए चुना गया है। पिछले 2 सालों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरी तरह से डाउन हो गए हैं। दी पटेल फैमिली बाहर से तो बहुत सक्सेसफुल दिखाई देती है, लेकिन सच में हम बुरी कंडीशन में हैं और हम फाइनेंशियली भी वीक हैं। मेरी पूरी फैमिली की इस प्रोजेक्ट से उम्मीदें हैं, इसलिए मुझे उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये क्लिनिक खरीदना ही है। अगर लतिका की जगह कोई और होता तो सिद्धि कभी उसे ये बातें नहीं बताती, लेकिन लतिका की माँ डिप्टी मेयर थी, इसलिए लतिका एक एक्सेप्शन थी। भले ही सिद्धि लतिका को ये सब नहीं बताती, लेकिन लतिका जल्द से जल्द अपनी माँ से बात करके ये पता लगा ही लेती। इसलिए सिद्धि के लिए ये ठीक लगा कि वो लतिका को ये सब बात कर अपनी साइड कर ले।
लतिका थोड़ा हैरान थी। थोड़ा सा रुकने के बाद वो बोली, मैंने अनन्या से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके क्लिनिक के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट का पेमेंट है, इसलिए मैं उसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सिद्धि हैरान होते हुए बोली, लतिका इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सिद्धि की आवाज गुस्से में बदल गई। अनन्या की रेपुटेशन क्लिनिक के साथ साथ खत्म हो गई है। अगर तुम सच में उसके लिए कुछ बेस्ट करना चाहती हो, तुम्हें उसे क्लिनिक बेचने के लिए कन्विंस करना चाहिए। ये एक विन विन सिचुएशन है। लतिका ने कुछ और नहीं कहा। थोड़ी देर बैठने के बाद वो उठी और चली गई। लतिका के जाने के बाद सिद्धि को गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगी। वो ये मान ही नहीं सकती थी कि अनन्या और उसके बीच लतिका अनन्या को चुनेगी। आखिरकार वो और लतिका सेम तरह के लोग थे। इसके अलावा ये हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में जयपुर शहर इन्वॉल्व था। अगर सिद्धि इस प्रोजेक्ट के बेस बनाने में कामयाब हो जाती है तो इसका फायदा लतिका की माँ को भी होगा। दूसरी तरफ अनन्या, वो बस आयुर्वेदा की एक मामूली सी डॉक्टर थी। क्या हुआ अगर उसने लतिका का इलाज कर दिया तो? क्या अनन्या ने ये सब पैसों के लिए नहीं किया था? सिद्धि को यकीन था कि लतिका ये जरूर समझेगी। तभी अचानक सिद्धि का फोन बजने लगा। सिद्धि ने फोन देखा और ये उसके असिस्टेंट का फोन था। उसने फोन उठाया। उसका असिस्टेंट निराश होकर गुस्से से बोल रहा था, मिस पटेल, अनन्या ने फिर से हमारा ऑफर ठुकरा दिया। क्या तुमने उसे नहीं बताया कि इसके बाद क्या हो सकता है? अनन्या खुद को समझती क्या है? उसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसे कहा लेकिन उसने मना कर दिया। वो उस दिन की तरह अपने डिसीजन पर अड़ी रही। वो नहीं जानती कि उसके लिए क्या सही है। असिस्टेंट कमल ने कहा। सिद्धि एकदम हंस पड़ी और फिर बोली, अनन्या पक्का सोच रही होगी कि लतिका उसकी मदद करेगी। ऐसा लगता है हमें एक शर्त और लगानी पड़ेगी और उसे बताना पड़ेगा कि लतिका उसकी मदद नहीं कर सकती। सिद्धि को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे बस वो क्लिनिक चाहिए था। हल्की बारिश होने के कारण अनन्या ने सिद्धार्थ और विजय को कार में बैठकर ही उसका इंतजार करने को कहा, जब तक कि वो खुद नहीं आ जाती। विजय बहुत ज्यादा हंसा था, इसलिए अब वो चुप था। ऐसा दिख रहा था अनन्या की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें सिर्फ आसपास की गलियों में घूमना ही था। वो समझ ही नहीं पा रहा था। जैसा कि सिद्धार्थ ने अनन्या की हेल्प करने को कहा था, तो फिर वो क्यों परेशान थी और वो क्या पता लगाने की कोशिश कर रही थी? उसे बस सीधा अपने घर जाना चाहिए था। क्या तुम उसे इस तरह जाने दे रहे हो? विजय ने सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ रिलैक्स दिख रहा था और उसने आराम से पूछा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विजय फिर से जोर से हंसने लगा और बोला, यार तुम दोनों भी मजेदार हो। तुम सच में उसके साथ खेल रहे हो? अगर तुम जल रहे हो तो जाओ और उस औरत को ढूंढो जिससे तुम। सिद्धार्थ के बोलने से पहले विजय ने गुस्से में टोकते हुए कहा, क्या तुम्हें ये सीरियस मैटर लगता है? तुम्हारा हर सेकंड कीमती है। तुम अनन्या को जाते हुए कैसे देख सकते हो? तुम्हें सच में पता है ना कि उसे कुछ नहीं मिलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिद्धार्थ ने उसकी बात नहीं मानी। क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? विजय की आंखों में मस्ती दिख रही थी और वो हंस रहा था। तुम किस पर शर्त लगाना चाहते हो? सिद्धार्थ ने खुशी से एक्सेप्ट किया। मैंने अभी तक सोचा नहीं। देखो, अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। विजय कोई नॉर्मली रिक्वेस्ट नहीं कर सकता था, उसे इसके लिए अच्छे से सोचना था। अच्छा, पर मेरी रिक्वेस्ट सिंपल है। अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें अभी से ही जीवन क्लिनिक के पब्लिक रिलेशन का काम संभालना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, ठीक है। बिना कुछ और सोचे विजय तुरंत मान गया। आखिरकार उसे विश्वास था कि वो नहीं हारेगा। इसी दौरान अनन्या आसपास की गलियों में घूम रही थी, लेकिन उसे बाहर कोई भी इंसान नहीं दिखा। शायद बारिश की वजह से कोई बाहर नहीं था, नहीं तो आस पड़ोस की आंटियां और अंकल इकट्ठे होकर बाहर बैठकर बातें करते हैं, ताश खेलते हैं। छोड़ो इसे, जब बारिश रुकेगी तब मैं यहाँ वापस आऊंगी। लेकिन जैसे ही अनन्या सिद्धार्थ और विजय को देखने के लिए वापस आ रही थी, तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी, डॉक्टर अनन्या, क्या ये तुम हो? अनन्या पीछे पलटी। वहाँ एक थोड़ी सी मोटी औरत खड़ी थी जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। वो दिखने में तो 50 साल की लग रही थी, लेकिन उसके कपड़े स्टाइलिश थे और उसके हाथ में एक छाता भी था। जैसे ही उसने अनन्या को देखा, उसकी आंखों में खुशी थी और उसके गालों पर भी डिंपल पड़ रहे थे और वो बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? बीना आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनन्या ने हंसते हुए उसको स्माइल किया। बीना आंटी हवा सड़क पर नहीं रहती थी, लेकिन कुछ सालों से वहाँ उनके बेटे का कपड़ों का स्टोर था, इसलिए वो अक्सर उनसे बात करती थी। एक बार बीना आंटी के पैर में मोच आ गई थी और फिर उन्होंने अनन्या के क्लिनिक में ठीक कराया था। उसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे को जानती थी। मेरी माँ यहाँ रहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक नहीं लग रही। क्या तुम बीमार हो? बीना आंटी ने पूछा। हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस यहाँ कुछ पता करने आई थी। उसके बाद उसने हैरानी से पूछा, क्या आपने ऑनलाइन कोई न्यूज नहीं देखी? बीना आंटी ने कहा, भैया मेरी जैसी बूढ़ी औरत ऑनलाइन भला क्या देखेगी? आओ आओ मेरे घर आओ। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम क्या पूछना चाहती हो? पूछो। अनन्या बहुत सीरियस थी। कुछ भी पूछने से पहले उसने बीना आंटी को उसके क्लिनिक पर हुई सारी घटना बता दी और बताया कि वो विक्टिम की फैमिली के बारे में और जानना चाहती थी। जैसे ही बीना आंटी ने सब कुछ सुना और हैरानी से कहा, लेकिन तुम तो वो नहीं हो ना जिसने वो दवाई लिखकर दी थी? उन लोगों ने ये सही नहीं किया। मैं उस फैमिली के बारे में नहीं जानती, लेकिन मुझे यकीन है कोई उन्हें जानता है। आओ मेरे साथ आओ। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।